क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ हायर परचेज, इसमें से कौन सा हमारा यहाँ पर फीचर होता है हायर परचेज का? पहला, an arrangement in which buyer is allowed to pay the purchase price of asset in installment। ये बेसिकली एक ऐसी अरेंजमेंट होती है जिसके अंदर जो बायर वो यहाँ पर जो परचेज प्राइस है एसेट का उसे इंस्टॉलमेंट में पे जो है वो कर सकता है। तो ये बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। द ओनरशिप इन द एसेट इज पास ऑन द हायरर ओनली ऑन पेमेंट ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट। तो जो ओनरशिप होती है, जो ओनरशिप होती है वो एसेट की तब ट्रांसफर की जाती है जब हमारा जो परचेजर है यानी कि जो बायर है वो लास्ट इंस्टॉलमेंट जो है वो अपनी पे कर देता है। इफ द हायरर, हायरर का मतलब यहाँ पर क्या है? परचेजर जो बायर है। इफ द हायरर मेक्स डिफॉल्ट इन मेकिंग पेमेंट ऑफ एनी इंस्टॉलमेंट द सेलर इज एंटाइटल्ड टू रिकवर द एसेट फ्रॉम द हायरर। तो अगर हायर ने किसी भी तरह का डिफॉल्ट किया है तो सेलर के पास राइट है कि वो अपनी एसेट को रिकवर कर सकता है, किससे? हमारे बायर से। तो ऑल ऑफ द अबव हमारा करेक्ट आंसर होगा, ये हमारा फीचर होता है हायर परचेज का। नेक्स्ट बात करते हैं, हायर परचेज सिस्टम इज गवर्न बाय। तो हमारे देश के अंदर जो हायर परचेज सिस्टम है उसको कौन सा एक्ट रेगुलेट करता है? हायर परचेज एक्ट 1970, हायर परचेज एक्ट 1971, या फिर हायर परचेज एक्ट 1972, या फिर हायर परचेज एक्ट 1973। तो फटाफट से यहाँ पर आंसर बता दीजिए, इसका आंसर आपको क्या लग रहा है? हमारे देश के अंदर जो हायर परचेज सिस्टम है उसको गवर्न कौन करता है, रेगुलेट कौन करता है? फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर, फटाफट से बता। हायर परचेज एक्ट 1970, हायर परचेज एक्ट 1971, हायर परचेज एक्ट 1972, या फिर हायर परचेज एक्ट 1973। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, हायर परचेज एक्ट 1972 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ हायर परचेज। इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि हायर परचेज की जो प्रोसेस है उसके रिगार्डिंग यहाँ पर करेक्ट नहीं? पहला, हायरर इज रिक्वायर्ड टू मेक अ कैश डाउन पेमेंट से 20 to 25% ऑफ कॉस्ट ऑफ द एसेट। ये बिल्कुल करेक्ट है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल में दी थी कि जो एसेट का प्राइस है उसका 20 से लेकर 25% तक जो कॉस्ट है वो पहले ही पे कर दी जाती है, डाउन पेमेंट कर दी जाती है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। द बैलेंस ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एसेट विद इंटरेस्ट देयर ऑन इज पेबल इन इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। जो बैलेंस बच जाता है वो यहाँ पर इंस्टॉलमेंट के थ्रू जो है वो पे किया था, तो ये भी करेक्ट है। Sometimes a fixed deposit is required to meet with the seller and the entire amount of the cost is recovered through EMIs। ठीक है, ये हुआ फर्स्ट मेथड कि आपने यहाँ पर पहले कुछ कैश डाउन पेमेंट कर दिया और बाकी का इंस्टॉलमेंट में पे किया। एक और मेथड होता है जिसके अंदर आपको क्या करना होता है, कोई भी एफडी जो है सेलर के पास एज अ सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी पड़ती है। ठीक है, और सारे के सारे जो अमाउंट है वो आप यहाँ पर ईएमआई के थ्रू दे सकते हो। जैसे अगर एसेट की कॉस्ट 1 लाख रुपए है और आपके बैंक के अंदर यहाँ पर 1 लाख रुपए की एफडी थी, तो आपने इसको एज अ सिक्योरिटी सेलर को दे दिया है और अब 1 लाख रुपए आप ईएमआई के थ्रू जो है वो बेचोगे, ईएमआई के थ्रू यहाँ पर जो है वो बेचोगे। ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है, इंस्टॉलमेंट विद इंटरेस्ट। बिल्कुल, इंस्टॉलमेंट के साथ इंटरेस्ट भी तो पे करना पड़ता है। जैसे आपको पता होगा कि अगर हम इंस्टॉलमेंट पे कोई चीज बाय करते हैं, जैसे अगर मान के चलो एक एसेट का जो कैश प्राइस है वो 1 लाख रुपए है, ठीक है, और आप इंस्टॉलमेंट में लेते हो तो जनरली आपको वो 1 लाख रुपए में नहीं देते हैं। क्यों देंगे? 1,20,000 रुपए ऐसे यहाँ पर चार्ज करेंगे और ये 20,000 रुपए बेसिकली क्या होता है, इंटरेस्ट होता है, क्योंकि बेसिकली वो आपको एक तरह का लोन ही तो दे रहे हैं। जो हमारा सेलर है अगर वो आपसे मान लो 1 साल तक ईएमआई लेगा तो वो आपको 1 साल के लिए क्या कर रहा है, फंडिंग प्रोवाइड करे, तो 1 साल तक इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो जब भी हायर परचेज की बात होती है तो वहां पर कैश प्राइस और इंटरेस्ट दोनों ही इंक्लूड होता है। ईएमआई के अंदर हमारा वही जो फिक्स्ड अमाउंट आपने डिसाइड किया है वो हमारा इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों ही इंक्लूड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Next question. The hire vendor is the entity that owns the asset and agrees to transfer the ownership of the asset to the hirer once all the installment are paid। देखो, हायर वेंडर बेसिकली कौन होता है, सेलर होता है जो कि एसेट को सेल कर रहा था। डेफिनेशन देखो, हायर वेंडर एक ऐसी एंटिटी है जो कि एसेट को ओन करता है और एग्री करता है कि वो एसेट की ओनरशिप हायर को तब ट्रांसफर करेगा जब वो अपनी सभी इंस्टॉलमेंट को पे कर देगा। ठीक है, तो हायर वेंडर की ना कुछ यहाँ पर ड्यूटीज होती है। तो इसमें से कौन सी ऐसी ड्यूटी है जो कि हायर वेंडर की होती है? पहला, डिलीवर द गुड्स इन ड्यू टाइम एंड गुड कंडीशन। ठीक है, तो अगर मान के चलो किसी बायर ने कोई गुड्स ऑर्डर की है तो हायर वेंडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो टाइम के अंदर और गुड कंडीशन के अंदर जो है वो गुड्स को ट्रांसफर करे। जैसे मान के चलो
यहाँ पर कोई फ्लावर थे, कोई यहाँ पर फ्लावर थे, है ना। वैसे तो फ्लावर इंस्टॉलमेंट में नहीं खरीदे जाते, फिर भी पता ऐसे जस्ट मान के चलो कि शादी में मैरिज के लिए फ्लावर चाहिए था, मतलब फर्नीचर चाहिए था, ठीक है, और शादी के बाद यहाँ पर सामान ट्रांसफर हो गया, तो उसका कोई बेनिफिट तो होगा। तो ड्यू टाइम और गुड कंडीशन के अंदर होना चाहिए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि टूटा फूटा कर दिया। उसके बाद टू इंश्योर दैट गुड्स आर ट्रू टू डिस्क्रिप्शन, तो ये भी इंश्योर करना कि बायर ने जो गुड्स मांगी थी वही गुड्स उसको ट्रांसफर की गई। ऐसा ना हो कि बायर ने बोला था कि मुझे लाल कलर की कार चाहिए और सेलर के पास नीले कलर की थी तो उसने नीले कलर की यहाँ पर दे दी, या फिर मॉडल चेंज कर दे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो डिस्क्रिप्शन थी उसके अकॉर्डिंग ही गुड्स को ट्रांसफर करना है। उसके बाद है द ऑनर मस्ट हैव टाइटल ऑफ द गुड्स, तो जो सेलर है उसके पास गुड्स का टाइटल होना चाहिए। टाइटल मतलब कि वो उसका ऑनर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक पर्सन जो है अपने पड़ोसी की कार जो है दूसरे पर्सन को सेल करे, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। टेक केयर ऑफ प्रॉपर्टी विद ड्यू डिलिजेंस, तो ड्यू डिलिजेंस के साथ प्रॉपर्टी की टेक केयर करना। तो ये जो ड्यूटी होती है वो हायर वेंडर की नहीं होती, बल्कि हायर परचेजर की होती है, कि जो एसेट है उसको संभाल के रखना। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है? फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तीन हमारी ड्यूटीज होती है हायर वेंडर की। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर का, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हायर परचेजर इज एन इंडिविजुअल और एंटिटी that has acquired possession of goods from an owner through hire purchase agreement, which of these is not a duty of hire purchaser। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर हायर परचेजर की बात करें तो हायर परचेजर एक ऐसा इंडिविजुअल और एंटिटी होता है जो कि यहाँ पर गुड्स को अपने पोजेशन में लेता है, मतलब कि गुड्स का पोजेशन जिसको यहाँ पर मिलता है, यानी कि परचेजर हो गया, बायर हो गया, तो उसकी यहाँ पर कुछ ड्यूटीज होती है। तो इसमें से कौन सी ऐसी ड्यूटी है जो कि हायर परचेजर की नहीं होती है? पहला, एक्सेप्ट गुड डिलीवर बाय द ऑनर, यार ऑनर ने जो गुड्स यहाँ पर डिलीवर की है उसकी डिलीवरी को एक्सेप्ट करना। जैसे अगर आपने ऑर्डर किया था कि मुझे लाल कार चाहिए, तो जब वो डिलीवर करने आए तो वो आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कहोगे कि मेरा मन नहीं है ले जाओ वापस, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो ये बिल्कुल ड्यूटी होती है। टेक केयर ऑफ प्रॉपर्टी विद ड्यू डिलिजेंस, ये भी करेक्ट है कि अगर आपने इंस्टॉलमेंट पे कार खरीदी है तो उसकी देखभाल करो। ऐसा ना हो कि आप कार लेके गए, अगले दिन उसका मतलब कि अपने ऐसे ही बाहर छोड़ दी, चोरी हो गई, ये हो गया, वो हो गया, टूट फूट गई, एक्सीडेंट हो गया, तो इससे नुकसान किसका होगा? हमारे हायर वेंडर का होगा, क्योंकि अभी तक उसको पूरी पेमेंट नहीं मिली है। तो आपको टेक केयर करनी पड़ेगी। उसके बाद रीडिलीवर द गुड्स टू द ओनर इफ हायर परचेज एग्रीमेंट सीजेस टू बी वैलिड, अगर हमारा जो हायर परचेज एग्रीमेंट है वो खत्म हो जाता है, जैसे आपने डिफॉल्ट कर दिया तो अब वो एग्रीमेंट रहा नहीं है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप गुड्स को रीडिलीवर करोगे। किसे करोगे? ऑनर को। ठीक है, द हायरर इज बॉन्ड टू रिसीव ऑल इंस्टॉलमेंट रिलेटेड टू हायर परचेज। ठीक है, हायरर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो यहाँ पर सभी की सभी जो इंस्टॉलमेंट है उसको रिसीव करे हायर परचेज से। तो ये जो ड्यूटी है वो हायर परचेजर की नहीं होती, ये जो ड्यूटी है वो हायर परचेजर की नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने काफी क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर लिए। तो फटाफट से एक बार मुझे यहाँ पर चैट बॉक्स में मैसेज करके बता दीजिए क्या आपको यहाँ तक क्लियर है, और किसी भी तरह का डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके जो है वो पूछ सकते हो। इसी के साथ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं कि हमारी रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे एएफएम और आईएफएस की जो है वो क्लासेस कंडक्ट की जाती है हमारे चैनल के ऊपर। 2 आवर्स की हमारी यहाँ पर जो है वो क्लासेस होती है। एक दिन एएफएम की क्लास होती है और एक दिन आईएफएस की क्लास होती है। ठीक है, और जो टाइमिंग होती है वो 6 PM टू 8 PM जो है वो होती है, 2 घंटे की क्लास होती है। और इस क्लासेस के अंदर हमारा जो फॉर्मेट है वो बेसिकली क्या है कि हम शुरू से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको डिस्कस करेंगे बेसिक से। बस हमारा फॉर्मेट क्या है कि हम कॉन्सेप्चुअल पे ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, बस ध्यान तो देंगे, हम कॉन्सेप्चुअल को सिर्फ ऐसे बुक रीडिंग नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? केस स्टडीज बनाएंगे। हम यहाँ पर केस स्टडीज को डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, और इन केस स्टडीज और क्वेश्चंस की हेल्प से ही कॉन्सेप्ट जी क्लैरिटी जो है वो करेंगे। जैसे आपने आज देखा कि हमने केस स्टडीज भी डिस्कस की, क्वेश्चंस भी डिस्कस किए, जिससे आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए। जिससे बेनिफिट क्या होगा कि एक तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपकी अच्छी होगी, दूसरा कि आपकी जो प्रैक्टिस है वो भी यहाँ पर हो जाएगी। आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि कौन सी केस स्टडी आएगी, वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो अगर आप एएफएम और एफएस एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो आपको रेगुलर बेसिस पे इन क्लासेस को जो है वो ज्वाइन करना है। क्लियर है? और अगर अभी तक आपने किसी क्लास को अटेंड नहीं किया है, मिस हो गई आपसे, तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डैश इज द टोटल अमाउंट यू विल पे ओवर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ हायर परचेज एग्रीमेंट टू ओन अ प्रोडक्ट, इट्स एसेंशियली द फाइनल कॉस्ट ऑफ द आइटम। ठीक है, तो अगर मान के चलो आपने कोई कार खरीदी है हायर परचेज पे, तो आपने जो फाइनल कॉस्ट बियर किया है, यानी कि आपने जो टोटल प्राइस यहाँ पर पे किया उस कार के लिए, उसे क्या कहेंगे?
कैश प्राइस कहेंगे, हायर परचेज प्राइस कहेंगे, डाउन पेमेंट कहेंगे या फिर इंटरेस्ट कहेंगे? तो फटाफट से इसका आंसर बताइए, इसका आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? यानी कि आपने जो टोटल अमाउंट पे किया है हायर परचेज एग्रीमेंट के अंदर एक प्रोडक्ट को ओन करने के लिए, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कैश प्राइस कहेंगे, हायर परचेज प्राइस कहेंगे या फिर डाउन पेमेंट कहेंगे या फिर इंटरेस्ट कहेंगे? बिल्कुल सही, यहाँ पर हायर परचेज प्राइस का करेक्ट आंसर। हर हायर परचेज प्राइस के अंदर हमारा कैश प्राइस, हमारा जो कैश प्राइस है प्लस जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पर इंक्लूडेड होता है, ये यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ओके, दो एलिमेंट होते हैं इसके, कैश प्राइस और एक इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हायर परचेज ट्रांजेक्शन हैज टू बेसिक एलिमेंट्स ऑफ। देखो हायर परचेज ट्रांजेक्शन के अंदर ना दो दो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? बेलमेंट और सेल का। क्या होता है? बेलमेंट और सेल का। अब इन दो एलिमेंट को समझने से पहले आपको ये दो एलिमेंट का मतलब तो पता होना चाहिए। बेलमेंट क्या होता है? बेलमेंट बेसिकली एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके अंदर एक पर्सन अपने एसेट्स को, अपनी गुड्स को टेम्परेरी बेसिस पे दूसरे पर्सन को ट्रांसफर करता है। जैसे एग्जाम्पल के मान के चलो एक ए और बी पर्सन था, ठीक है। ए पर्सन के पास एक बाइक थी और बी पर्सन को ये बाइक की जरूरत थी सिर्फ और सिर्फ एक दिन के लिए, इसे कहीं जाना था। तो ये बी पर्सन ए पर्सन के पास गया और ए पर्सन ने एक दिन के लिए अपनी बाइक जो है वो बी पर्सन को दे दी और कहा कि जैसे ही आपका पूरा काम हो जाए आप यहाँ बाइक मेरी जो है वो वापस कर देना। तो ये जो एग्रीमेंट है ये हमारा कहलाता है बेलमेंट। ये हमारा कहलाता है बेलमेंट। क्या कहलाता है? हमारा यहाँ पर बेलमेंट जो है वो कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं सेल। सेल में क्या होता है कि आपने प्रोडक्ट की सेल की, यानी कि ऑनरशिप ट्रांसफर की। यहाँ पर कोई ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही है, सिर्फ गुड्स का पोजेशन जो है वो ट्रांसफर किया जा रहा है। सेम चीज हायर परचेज में हो रही है। हायर परचेज में क्या हो रहा है? देखो, जब आपने हायर परचेज एग्रीमेंट किया था तो क्या हुआ कि जो गुड्स का पोजेशन है वो यहाँ पर ट्रांसफर किया गया बायर को, पर ऑनरशिप किसके पास रही? ऑनरशिप हमारी रही सेलर के पास। ठीक है, तो ये जो पोजेशन ट्रांसफर किया है ये हमारा एलिमेंट हुआ बेलमेंट का। और जैसे ही बायर ने लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दी, लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दी, तो अब यहाँ पर क्या हुआ? सेल हो गई है, क्योंकि ऑनरशिप ट्रांसफर हो गई, तो दोनों के एलिमेंट यहाँ पर देखने को मिलते हैं। क्लियर है आपको? कैश प्राइस वर्सेस डाउन पेमेंट। अब इसका मतलब क्या? देखो मैं एक एग्जांपल से इसका मतलब आपको समझाऊंगा। तो कैश प्राइस मान के चलो 1 लाख रुपए है और 20,000 पे इंटरेस्ट पेमेंट है। टोटल जो हायर परचेज हुआ वो कितना हुआ? हमारा 1,20,000। 1,20,000 पे ये क्या है? हमारा हायर परचेज प्राइस हुआ। अब इसका 20%, इसका 20% कितना हो गया? 24,000, वो आपने डाउन पेमेंट कर दी। ये हमारा कॉन्सेप्ट है हायर परचेज और डाउन पेमेंट का। मतलब कि हायर परचेज के कंपोनेंट तो क्या है? एक कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट, उसके बाद जो टोटल प्राइस बना उसका आप एक मिनिमम अमाउंट जो है वो पहले पे करें, तो वो हमारा डाउन पेमेंट हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा।